देखिए कोई 2023 का क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स और क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन ए। इसमें क्या है कि लाइट के विषय में बताया जा रहा है कि लाइट ट्रेवल करती है एक्स डिस्टेंस कितने समय में, t1 समय में। कहाँ पर ट्रेवल करती है, एयर में। और 10x डिस्टेंस ट्रेवल करती है t2 समय में। कहाँ पे ट्रेवल करती है, डेंस मीडियम में। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये क्रिटिकल एंगल क्या होगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्रिटिकल एंगल के लिए पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये लाइट डेंस मीडियम में होनी चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, डेंसर मीडियम में होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, एयर मान लेते हैं। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल बनता है तो लाइट डेंस मीडियम से आनी चाहिए, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइट यहाँ से आई है, तो इसका भी इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अगर लाइट इसी के साथ पैरेलल चलेगी, ये जो लाइट जो है हमारे पास, जो हमारे पास मीडियम को डिवाइड कर रहा था, उसी लाइन के पैरेलल चलेगी। पैरेलल जाने का मतलब है कि वो क्या करती है, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना लेती है। कितना बना लेती है, 90 डिग्री। तो जो ये एंगल बन के तैयार होता है, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल होता है थीटा से। यहाँ का मीडियम n1 मान लेते हैं, यहाँ का मीडियम n2 मान लेते हैं। ये एयर है, ठीक है, फिलहाल के लिए एयर के लिए 1 होता है, लेकिन मैं इसको n2 मान लेते हैं। चलो अब इसका क्रिटिकल एंगल के लिए स्नेल का नियम लगाओ। स्नेल का नियम लगाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा सी, यहाँ पर लिख दो n1 इज इक्वल टू होगा साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे लिख दो n2 और साइन 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास n2 डिवाइड बाई n1। एक इक्वेशन ये बनने से तैयार होगी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है और टाइम दिया गया है। डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर दिया जाए तो स्पीड मिल जाती है। क्या मिलती है, स्पीड। तो वेलोसिटी मिल सकती है। तो पहली कंडीशन में जब एयर में वेलोसिटी वी एयर कैसे निकालोगे, एयर में कितने डिस्टेंस चल रहा है, एक्स, टाइम कितना है, t1 है। तो यहाँ पे x डिवाइड बाई t1, तो ये v1, ये हमारे पास एयर की आ गई। वहीं डेंस की बात करते हैं, डेंस मीडियम में तो vd मान लेते हैं। और यहाँ पर कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 10x, और टाइम कितना ले रहा है, t2 ले रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये दूसरी वेलोसिटी आ गई। अब एक रिलेशन होती है, रिलेशन क्या होती है, देखो रिलेशन ये होती है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, जिसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है, तो इसमें रिलेशन होती है कि अगर वेलोसिटी हमें निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई वी। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमारे पास जिस मीडियम की बात हो रही, यहाँ से वी कह सकते हैं क्या है, वी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई एन। ये वाला फार्मूला में याद होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो स्पीड है, क्योंकि ये लाइट ऑफ स्पीड तो सेम रहेगी, कितना है, 3 × 10⁸, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी अपवर्तनांक जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, n2 डिवाइड बाई n1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, n एयर डिवाइड बाई n डेंस। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v2 यानी डेंस की हो जाएगी। ठीक, ऊपर डेंस आ जाएगा, क्यों, उल्टा होगा ना, और नीचे क्या आएगा, एयर का आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है डेंस में वेलोसिटी कितनी है, ये है। बस इसमें हमें ये क्या करना है, यहाँ पर लिख दो n2 डिवाइड बाई n1 की जगह ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर साइन थीटा सी इज इक्वल कितना आ जाएगा, n2। n2 की जगह क्या लिखोगे, n2 की जगह हम लिख सकते हैं डेंस की वेलोसिटी। डेंस की वेलोसिटी कितनी है, 10 डिवाइड बाई t2। और यहाँ पर क्या है, एयर, नीचे क्या है, एयर, एयर की वेलोसिटी कितनी है, x, यहाँ पर 10x है, ये 10x है ना, क्योंकि ये 10x डिस्टेंस है। ये कितना है, t1, x से x कट जाएगा, और ये t1 ऊपर चला जाएगा, t2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10t1 डिवाइड बाई t2 आ जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं थीटा से इक्वल कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 10t1 डिवाइड बाई t2। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन तीसरा आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हमने आपको लगा आपके 5 मिनट लग गए इसमें। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए कहाँ से क्या कहानी बनी थी। अगर फार्मूला नहीं याद, वैसे मैं सिंपल सा फार्मूला क्या याद होना चाहिए था, ये वाला फार्मूला में याद होना चाहिए। कभी भी क्रिटिकल एंगल पूछता है, कभी भी क्रिटिकल एंगल पूछता है, ठीक है, अगर एयर है तो कोई बात नहीं, एयर नहीं देता तो हमेशा याद रखना यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सेकंड मीडियम आएगा और यहाँ पर फर्स्ट मीडियम आएगा। यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे, जो मीडियम हमारे पास क्या है, यहाँ पर n1 n2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बता देना, क्या बता देना है
कि N1 की वैल्यू ज़्यादा होगी N2 से, यानी N1 हमारा डेंस मीडियम होगा और ये हमारा जो भी मीडियम हो दूसरा, तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, डेंस आएगा, तो इसको डेंस लिख दें, डेंसर। और यहाँ पर कोई भी मीडियम हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो, बस नीचे का मीडियम हमारे पास जो होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे लिख दो क्या, इससे हम लिख देंगे V2 और सॉरी V1 यानी डेंस की वेलोसिटी, इसको N1 ही माने तो ज़्यादा सही रहेगा, इससे हमें आइडिया रहेगा ना N1 अगर ज़्यादा है तो N2। यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर N1 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ का मीडियम डेंस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे, V1 और यहाँ पर V2 लिख दोगे। तो ये फार्मूला में याद रखना था। ठीक, सिंपल लगाते बस वैल्यू निकल चली आती। ऑप्शन हमारा 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया कि ये प्रोसेस होता है, ये समझ में आ जाएगा, तो अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको मत सोचना कि हमने इतना सब कुछ बता दिया, इसको हमने केवल इस वजह से बताया कि आपको एक क्या कहते हैं रिवीजन हो जाए, बाकी ये फार्मूला ही लगना है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक, बाय, टेक केयर। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, किसमें फाइंड करनी है, डेंसिटी में फाइंड करनी है, किसमें, डेंसिटी में। और क्या क्या दिया हुआ है, मास, यहाँ पर जो लिखा हुआ 0.4 मतलब है मास है, और ये कितना है, ये जो लिखा हुआ प्लस माइनस 0.02 एम, इसका मतलब है डेल्टा एम में कितना मास में चेंज आया है। सेम बात इसमें है, ये 0.3 रेडियस है, और ये जो लिखा हुआ है 0.01 mm, ये कितने चेंज आया है रेडियस में। किसकी बात हो रही है, वायर की बात हो रही है, क्योंकि वायर अगर देखा जाए तो एक सिलेंडर की तरीके काम करता है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर देखो लेंथ दिया गया है, लेंथ ये है, और इसमें कितना चेंज आया है ये दिया गया है। क्या करना है हमें, डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग रो से लिखते हैं, और ये क्या होता है, डेंसिटी जो होती है हमारे पास मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। बात किसकी हो रही है, वायर की, मेटल वायर है, तो वायर के केस में क्या कर सकते हो, वायर अगर हम बनाते हैं इसे, तो वायर के केस में हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और ये इसकी लेंथ होती है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये सर्किल की तरीके काम करती है। बस अब हमें इसको रखना है, रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास अगर एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया जाए लेंथ से तो वॉल्यूम हो जाता है। ये कितना है, ये एरिया, एरिया को हमने क्या किया है, इस एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो निकालना है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं, डेल्टा रो डिवाइड बाई रो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मैक्सिमम निकालना है तो सब पॉजिटिव लेना है, निगेटिव कुछ नहीं लेना है। ये कितना आ जाएगा, चेंज इन मास डिवाइड बाई ओरिजिनल मास, प्लस ये तो हमारा कांस्टेंट है पाई, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या है, 2, ये जितनी भी पावर होती है वो आगे आ जाता है, अगर क्यूब होता तो 3 आ गया था, ये 2 है तो 2 आगे आ गया, डेल्टा आर डिवाइड बाई आर, प्लस फिर क्या है, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसने पूछा है परसेंटेज चेंज, तो डेल्टा रो डिवाइड बाई रो इंटू 100, या फिर इसको हम परसेंटेज कहते हैं, बात वही है दोनों में, ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, बस सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो हमने बताया जो ये वाला पार्ट है ये चेंज इन मास है, कितना है, 0.002 है, और ये जो आगे लिखा हुआ है ये मास 0.4 है। ठीक है, आगे बढ़ो, इसमें देखो 2 टाइम्स इंटू ये कितना है, रेडियस, हमेशा याद रखें ये mm में ये दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इससे कोई अंतर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमें रेशियो लेना है, चेंज करोगे तो यूनिट कट जाएगी, यहाँ पर भी यूनिट कट जाएगी और यहाँ पर भी यूनिट कट जाएगी। अगर ये केजी में होता तब भी कोई दिक्कत ना आती, क्योंकि ये कट जाएगा ना, रेशियो ले रहे हैं, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होगी। चलो यहाँ पर क्या है, कितना चेंज आया, 0.001 डिवाइड बाई ये कितना है, आर, आर कितना है, 0.3 है, प्लस यहाँ पर देखो डेल्टा एल, एल कितना है, 5 है, सॉरी चेंज कितना आया, 0.02 डिवाइड बाई 0.02, तो ये हो गया, और क्या है डिवाइड में 5 है, क्योंकि हमसे मैक्सिमम पूछा है इस वजह से हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 100 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 100 में सबसे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, और ये पॉइंट हम हटा देंगे, ये पॉइंट एक पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, इससे एक पॉइंट हटाओगे तो एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
फिर इसके बाद इसका 100 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, यहाँ पर कितना आ जाएगा, और इसको 2 से भी काट सकते हो, तो 2 से काट दो, ठीक, 2 से काटेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 0.01 बचेगा। अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे देखो, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये हो जाएगा 2/3, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2/5। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.667 कह सकते हो, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। जब इनको सबको ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ जाएगा 1.6%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। देख लो, समझ लो, सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये याद रखना, जब इसने बोला है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, कहानी ये होती है कि इसमें दोनों तरफ लॉग लेते हैं, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर जाके ये बनता है प्लस माइनस जो भी हो, ठीक है। जो नीचे वाला होगा वो माइनस पे आ जाएगा, लेकिन हमें लेना था मैक्सिमम पॉसिबल, तो सबका मैग्नीट्यूड लेना है, सबका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये भी प्लस लेंगे, ये भी प्लस लेंगे, फिर जो वैल्यू दी गई उसको उठा के रख देंगे। अगर निगेटिव लेना होता मिनिमम, तो उसमें क्या करते हैं, सब निगेटिव ले लेते हैं, इसमें निगेटिव पार्ट ले लेते हैं, और इसमें निगेटिव पार्ट, सब में निगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। तो देख लो, समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस ये फार्मूला लगाना था, वैल्यू आ जाती सॉल्व करने के बाद, 1 मिनट से भी कम समय लगता है, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम में आना है और अपना क्वेश्चन पूछना है, इसके शॉट लेना है तो ले लो। बाय, टेक केयर। देखिए 2023 क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन ए, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या है, टी हाफ दिया गया है, इसका रेडियो एक्टिव का टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट है, यानी यहाँ पर हमारे पास टी हाफ दिया हुआ है 20 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। इसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद, हाउ मच टाइम, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अपनी इनिशियल स्टेट का 1/16 हो जाएगा, यानी यहाँ पर रिलेशन दी गई है, एन जो है हमारा वो एन नॉट का 1/16 टाइम होगा। यहाँ के लिए हमें समय पूछा गया है, ये कितने समय बाद होगा, यानी वो अपने इनिशियल का 1/16 पार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला जो हमें याद होना चाहिए, कैसे फार्मूला याद होना चाहिए, एन इज इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, और ये हमारे पास 1/2 की पावर क्या होगा, ऊपर हमारे पास क्या होगा, जो समय पूछा गया है, और नीचे क्या होगा, टी 1/2, ये टी हाफ है, ये हमारे पास समय पूछा गया है, ये टी हाफ है, ये दिया गया है 20 मिनट, ये हमसे पूछा गया है, और यहाँ पर रिलेशन आ जाएगी क्या, यहाँ पे हम कह सकते हैं एन डिवाइड बाई एन नॉट इक्वल टू, इस वाली ऊपर वाली जो रिलेशन है यहाँ से निकाल सकते हो ना, या फिर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, दोनों ही बातें एक है, या इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, या फिर रिलेशन हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू ये पुट करते हैं यहाँ पर, एन नॉट 1/16, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर एन नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1/2, ठीक, 1/2, ये कितना है, ये टी है, हमें पता नहीं है, और इसकी वैल्यू 20 मिनट दी गई है, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट दो, और इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर कितना लिख सकते हो, 4। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/16 आ जाएगा, बेस हमने क्या किया, पावर बराबर, ये बेस इसका बराबर कर दिया, यहाँ पर क्या आएगा 1/2, इसकी पावर क्या हो जाएगा, टी डिवाइड बाई 20। अब यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो दोनों तरफ की पावर को इक्वल कर दो, दोनों तरफ की पावर जब इक्वल करोगे, इक्वेटिंग पावर, इक्वेटिंग पावर, इक्वेटिंग बोथ साइड पावर, बोथ साइड पावर, पावर इक्वेट कर दो तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा T/20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये दोनों का बेस बराबर है तो हमने इनकी पावर को इक्वेट कर दिया, मल्टीप्लाई कर लो तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 80 मिनट। ऑप्शन हमारे पास देखो दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आवर 20 मिनट, ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर ऑप्शन चेंज करेगा तो जो भी ऑप्शन होगा वो हम लगा देंगे, ठीक। देख लो, समझ लो, सिंपल सा है, बस ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए था, और कुछ नहीं, ठीक है। ये याद रखो, नीचे टी हाफ होता है, ऊपर हमारे पास टी होता है,
समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, बाय, टेक केयर। देखिए अगला क्वेश्चन 2023 का है, नीट फिजिक्स, क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन ए। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, ए और बी के बीच। ये 3 माइक्रोफैरड का है, ये भी 3 माइक्रो। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। कभी भी पैरेलल अगर होता है तो यहाँ पर मान लेते हैं C1। पैरेलल के केस में दोनों सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है 1/R के इक्वल आता है, लेकिन अगर ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो सीधे ऐड कर लिए जाते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। तो ये इन दोनों की जगह क्या लगा सकते हो, 6 माइक्रोफैरड। तो नया डायग्राम क्या बन जाएगा, नया ऐसे बन जाएगा। ये हमारे पास 3 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर क्या लग जाएगा, C1। C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास A है और यहाँ पर B है। अब इसके बाद इनके बीच निकालना है, तो ये दोनों इसमें सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पर C इक्विवेलेंट AB के बीच कितना आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में होता है तो वो क्या करोगे, 3 + 6 ऐसे हम लोग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, बराबर 3/6 आ जाएगा। काट दो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ C इक्विवेलेंट ए बी के बीच कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट ए बी के बीच हमारे पास आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड का। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर चौथा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या करते हैं, इनमें अगर आर होता तो क्या करते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, फिर उसके बाद सीरीज में सीधे ऐड कर देते हैं। लेकिन ये तो किस में थे, ये हमारे पास ये कैपेसिटर है तो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में सीधे ऐड कर दिया। कैसे है, पैरेलल यानी समांतर। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पर कौन सा लगा, यहाँ पर सीरीज वाला लगा। ठीक है, ये सीरीज वाला ये कॉन्सेप्ट है, पैरेलल वाला ये कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता तो आंसर क्या आता, आंसर हमारे पास 3 माइक्रोफैरड आता, वो सॉल्व करने में आ जाता। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में भेजें, हम उसको सॉल्व करके दे देंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, सेक्शन ए। ठीक, इसमें क्या है कि व्हीकल के विषय में बताया जा रहा है कि अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस कितनी स्पीड से, v स्पीड से। यानी अगर कार है कुछ भी हो, उससे पहले जो डिस्टेंस हमें, जैसे मान लो यहाँ से हमें A से B जाना है। ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2D है। कितनी है, 2D है। तो अगर हमें यहाँ पर C पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमारे पास D है। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर भी हमारे पास D है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2D हो जाएगी। ठीक, अब ये एक व्हीकल है, ये मान लेते हैं बाइक है, कार है, कुछ भी है। तो इससे जब कोई चलता है तो पहले हाफ डिस्टेंस चलने के लिए वो V स्पीड का यूज करता है। फिर उसके बाद जब C पे पहुंच जाता है तो यहाँ से चलता है तो ये स्पीड को डबल कर देता है, 2V। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखो एक तरीका ये है कि हमारे पास इसका फार्मूला याद होना चाहिए। जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो इसके बाद एवरेज स्पीड क्या आती है, एवरेज स्पीड हमारे निकालने का फार्मूला होता है 2V1V2 डिवाइड बाई V1 + V2। ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है ये, एवरेज स्पीड का है। क्या है, 2V1V2 डिवाइड बाई V1 + V2। एक तरीका ये है। तो वैल्यू पुट करो, V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू हमारे पास V और V2 की वैल्यू कितनी है, 2V है। नीचे कितना आ जाएगा, V + 2V कितना हो जाएगा, 3V हो जाएगा। यहाँ से V से V कट जाएगा, कितना बचेगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 डिवाइड बाई 3V। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 3V दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। ये जब है, जब हमें ये फार्मूला याद है। ठीक है, कब है ये, जब ये फार्मूला हमें याद है उस टाइम पे, तब ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर फिक्स है। अगर फार्मूला नहीं याद तब क्या करोगे, पहले के लिए मान लेते हैं T1 समय लगता है, यहाँ के लिए समय कितना लगता है, T2 समय लगता है। ठीक है, ये T1 समय, ये T2 समय। तो यहाँ पर क्या करोगे, T1 निकालो, कितना आ जाएगा, T1 हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, D चलना है। स्पीड कितनी है, स्पीड हमारे पास V है, तो ये T1 आ जाएगा। T2 कितना आ जाएगा, T2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, स्पीड कितनी है, स्पीड हमारे पास 2V है। डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो ये कितना आ जाएगा, D डिवाइड बाई
2v आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो टोटल टी मान लेते हैं T1 प्लस T2। यहाँ पर T1 प्लस T2 को हम क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T2। ठीक है, टोटल समय ये है और टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये है। मान लेते हैं जो इसकी एवरेज स्पीड है वो क्या है, v एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, T1 प्लस T2 समय में v एवरेज, सॉरी पहले डिस्टेंस होता है ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी जो एवरेज हमने वेलोसिटी मानी वो भी मानी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक आने में 2d, तो ये 2d लिख दो। इसके बाद क्या है, इसकी स्पीड हमने क्या मानी है, v एवरेज, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ से T1 प्लस T2 की वैल्यू उठा कर तो बस आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, हमने T1 प्लस T2 समय ले लिया और इसको क्या किया, क्योंकि T1 प्लस T2 समय में 2d डिस्टेंस चलनी है, उसके लिए एवरेज हम स्पीड हमने मान लिया v। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं है, तो यहाँ T1 की जगह रखोगे, यहाँ लिख सकते हैं 2d डिवाइड बाई v एवरेज, हमें पता नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो T1 की जगह कितना लिख दोगे, T1 की जगह d लिख दोगे, d हम कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, d कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 1 डिवाइड बाई v, यहाँ पर कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 2v, d से d काट दो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई v एवरेज, तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ऐसे कितना आ जाएगा 2v आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 2v आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से हमारे पास v एवरेज क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा 4v, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा अगर ये फार्मूला हमें याद है तो उसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको सही लगे वो कर लेना। बस दिमाग में रखना है कि अगर फार्मूला याद नहीं आ रहा तो ये कॉन्सेप्ट होता है, पहले T1 निकालो फिर T2 निकालो, फिर हमने टोटल टाइम माना T1 प्लस T2 है, इसके लिए डिस्टेंस कितनी चलनी है 2d, इसके लिए हमने एवरेज स्पीड मान ली है v एवरेज, यही हमें फाइंड करना था, आंसर आ जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है और 2023 नीट फिजिक्स है। ठीक है, जैसे बोला है कि हमारे पास एनर्जी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है, कब जो हमारे पास सोप बबल है, साबुन का जो बुलबुला है उसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, और उसके लिए जो सरफेस टेंशन दी गई है वो इतना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसका फार्मूला होता है U इज इक्वल टू 2T। T हमारे पास सरफेस टेंशन है और उसके बाद उसका एरिया। हमारे पास सोप बबल होता है, सोप बबल जो होता है गोला होता है, वो क्या बनता है, एक स्फेयर बनता है, स्फेयर। और स्फेयर का एरिया क्या होता है, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये क्या है, स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर, इसलिए स्फेयर का एरिया कितना होता है, ये होता है, कोई भी स्फेयर हो उसका एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। और हमारे पास जो सोप बबल होता है उसका जो एरिया होता है वो एक स्फेयर का एरिया है, क्योंकि एक गोले की तरीके काम करता है। इस वजह से यहाँ पर ये हमारे पास ये क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसी को फाइंड करना है, एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ये जब फाइंड करोगे तो E U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T, और एरिया के लिख सकते हो, एरिया की जगह पे लिख सकते हो 4 पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट करो, U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, T की वैल्यू कितनी है ये दिया गया है 0.03, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू लिख सकते हो 3.14, और रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को लिखोगे मीटर में 10 की पावर माइनस का 2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.01 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आंसर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमेशा याद रखना है क्या कि अगर हमारे पास कभी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूछता है, इसके लिए सरफेस टेंशन का फार्मूला यूज रखना होगा। तो बबल है, कोई भी बबल हो, तो उसके लिए हम फार्मूला जो एनर्जी रिक्वायरमेंट का है वो ये होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 4 पाई r स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि सोप बबल जो है वो गोले की तरीके काम करेगा, स्फेयर की तरीके काम करेगा, इस वजह से यहाँ पर स्फेयर का जो एरिया होता है वो लिखेंगे।
तो ये हमारे पास सॉल्व करने का आंसर कितना आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻⁴ जूल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन ए। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में बताया जा रहा है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए, बामर सीरीज के लिए दी गई कितनी, लैम्डा है। अब आपको ये बताना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी, ब्रैकेट सीरीज के लिए कितना होगा। ठीक है, तो ये बताना है। बामर सीरीज के लिए दी गई है, ब्रैकेट सीरीज के लिए पूछी गई है। तो फार्मूला हमारे पास वेवलेंथ का क्या होता है, 1 डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है जेड का स्क्वायर होता है और यहाँ पर आर होता है। ब्रैकेट में क्या होता है 1 डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक, इस वाले फार्मूले का यूज होने वाला है। हाइड्रोजन की बात होती है तो जेड की वैल्यू 1 होती है, बाकी आर हमारा रिडंडेंट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, यानी ये फिक्स है। पहले केस में बताया गया है जब हम बामर सीरीज यूज करेंगे तो लैम्डा ही है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होगा। हमें यहाँ पर n1 पता होना चाहिए। कभी भी बामर सीरीज की बात होती है, बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, n1 की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। जैसे स्पेक्ट्रम बनते हैं, यहाँ 1 हो गया, ये n1 बराबर 1 हो गया, n बराबर 2 हो गया, और ये हमारे पास आगे जाके n बराबर 3 हो गया, यहाँ पे जाके n बराबर 4 हो गया। ठीक है, ऐसे बढ़ते रहेंगे ऊपर तक, कहीं पर भी जा सकते हैं इनफाइनाइट पे। तो n1 जब यहाँ पर हम बराबर x की बात करें पहले स्पेक्ट्रम की, जब n1 बराबर हमारे पास 1 होता है तो वो हमारे पास लाइमर सीरीज होती है। कौन सी, लाइमर सीरीज होती है। जब n1 बराबर यहाँ पर n1 बराबर क्या होता है 2 होता है तो ये बामर सीरीज होती है। कौन सी होती है, बामर सीरीज, जो दी गई है बामर। ठीक है, फिर इसके बाद जब n1 बराबर 3 होता है, n1 बराबर 3 होता है तो ये हमारे पास पार्शियल सीरीज होती है। कौन सी, पार्शियल सीरीज होती है। लेकिन जब n1 बराबर 4 होता है तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज होती है, ब्रैकेट सीरीज होती है। बस हमें यही तक याद रखना था, क्योंकि इसमें बोला है हमें कौन सी वेवलेंथ दी गई है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अगर बामर सीरीज की बात करोगे, किसके लिए, बामर सीरीज के लिए, तो बामर सीरीज के लिए n1 कितना हो जाएगा, हमने अभी बताया कि बामर सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, लाइमर सीरीज यहाँ से होती है, पार्शियल यहाँ से होती है, और ये कौन सी, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, इसके आगे और भी होती है। तो यहाँ पर n1 बराबर कितना होता है, n1 बराबर 2 होता है। कैसे पता चला, क्योंकि बामर सीरीज n1 बराबर 2 से स्टार्ट होती है। क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, ये वैल्यू 1 बाई लैम्डा है। अगर ये रिजल्ट हमारा, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये रिजल्ट है, ये अगर हमारे पास मैक्सिमम आ जाए, क्या आ जाए, मैक्सिमम। अगर ये रिजल्ट हमारे पास मैक्सिमम आ जाए तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेड कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। अगर ये हमारे पास 1 बाई लैम्डा के रूप में है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये 1 बाई लैम्डा है। जब ये रिजल्ट निकालोगे, अगर ये ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का रिजल्ट ज़्यादा आएगा, और ये 1 बाई लैम्डा है। तो जब लैम्डा इज इक्वल टू करोगे तो इस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, लैम्डा कम आएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए। तो अगर मैक्सिमम चाहिए हमें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो यहाँ पर n2 जो होगा वो क्या होगा, n2 जो होगा हमारे पास इनफाइनाइट होना चाहिए अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास पहले केस में क्या है, 1 बाई लैम्डा जैसे दिया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको लिखो जेड स्क्वायर, लिख दो ऐसे ही आर, ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पर n1 की जगह कितना लिख दोगे, 2 का स्क्वायर, क्योंकि n1 का स्क्वायर लिखना है, यानी 4 आ जाएगा। यहाँ 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा का मतलब होता है, 1 बाई लैम्डा का मतलब होता है 0। 1 बाई लैम्डा, अगर सॉरी 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0, वो लैम्डा नहीं, 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रखोगे इनफाइनाइट तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। जब ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी तो ये वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बना लो, यहाँ से क्या बन जाएगी, जेड स्क्वायर आर, और ये आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस में कौन सी है, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास n1 कितना है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n बराबर 4 से, n1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट, तो इसके लिखा होगा n2 जो होगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तभी ये वैल्यू रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। इसके लिए वेवलेंथ हम क्या मान लेते हैं, 1 बाई लैम्डा डैश,
1 बाई लेमडा डैश, ठीक है, या लेमडा 1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करो तो जेड तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, जेड स्क्वायर रहेगा, आर रहेगा, यहाँ पर रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2, एन वन कितना 4 है, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, जैसा उसमें हुआ था। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 बाई लेमडा 1, इधर लिख देते हैं ना नीचे, यहाँ से 1 बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर आर डिवाइड बाई 16, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देना है। ये कितना है, ये हमारे पास जेड स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू कितनी है 1 बाई लेमडा है, या तो दोनों इक्वेशन में डिवाइड कर दें, या हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई 4 एक तरफ कर दो और 1 बाई 4 एक तरफ कर दो, ठीक है, 1 बाई 4 एक तरफ कर दो इस वाले पार्ट से। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो इसकी जगह रखो तो 1 बाई लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा लेमडा आ जाएगा, तो 1 बाई लेमडा आ जाएगा, जेड स्क्वायर बाई आर की जगह कितना आ जाएगा लेमडा आ जाएगा, 1 बाई लेमडा आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 लेमडा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन हमारा पहले ही सही आ जाएगा। जो करने में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाओगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन समझाने के लिए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कहाँ से क्या निकल के आया है, ठीक है, इस वजह से हम इसको थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हमें यहीं से देख लेना चाहिए था कि वेवलेंथ मिनिमम चाहिए थी, बस हमें क्या करना था, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि अगर मिनिमम चाहिए था, अगर मैक्सिमम चाहिए था तब ये पार्ट 0 नहीं होता। तो इसके लिए क्या करोगे, ये वाले पार्ट को बस जो वैल्यू दी गई उसके हिसाब से रख देना था, क्या करना था 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाता है जेड स्क्वायर बाई आर, यहाँ पर n1 कितना था, क्योंकि पावर सीरीज के लिए n1 2 होता है, ये 4 हो जाएगा, दूसरे केस में 1 बाई लेमडा 1 इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई आर, n2 कितना होता है ब्रैकेट सीरीज के लिए, n1 कितना होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बस डिवाइड करके निकाल देते हैं तो लेमडा 1 आ जाता है 4 टाइम्स लेमडा। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, बाकी समझ में आना चाहिए कहाँ से क्या आया, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो नहीं समझ में आता टेलीग्राम में भेजिए, हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो उनके लिए है जो जेई की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, बाकी आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बाय, टेक केयर। क्वेश्चन 27 है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, लॉन्ग स्प्रिंग जब उसको स्केच किया जाता है, खींचा जाता है, कितना खींचा जाता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तब क्या है पोटेंशियल एनर्जी यू है। इसके बाद जब स्प्रिंग को हम क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं 8 सेंटीमीटर तक, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फार्मूला हमें पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए, यू इज इक्वल टू 1/2 के हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, और ये हमारा एक्स जो है कितनी डिस्टेंस खींची गई स्प्रिंग उसका स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर ये तो कांस्टेंट होगा, 1/2 भी कांस्टेंट होगा, सीधा सीधा जो हमारे पास स्प्रिंग स्केच की जा रही है वो उसकी लंबाई जो लेंथ जितनी खींची जा रही है उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बस यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ से क्या आएगा u1 डिवाइड बाई u2 इक्वल टू कितना आ जाएगा x1 डिवाइड बाई x2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर u1 कितना है, u1 की वैल्यू हमारे पास दी गई है, u1 की वैल्यू u दी गई है, और x1 कितना है, x1 हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर दूसरा क्या है u2 कितना है ये हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, और x2 कितना है, x2 है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको लगा देते हैं जरा, u1 की वैल्यू कितनी है, u1 की वैल्यू हमारे पास u है, डिवाइड बाई u2 हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू x1 कितना है 2 सेंटीमीटर, और x2 कितना है 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है। यहाँ से काटोगे कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास u2 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो u2 आ जाएगा 16u, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। जब भी स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो उसमें कितना एलोंगेशन होता है, कितना स्ट्रेच होती है, वो क्या होता है उसके लिए फार्मूला जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, यू इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, के हमारा कांस्टेंट है, ये फिक्स रहेगा सबके लिए, और ये एक्स हमारा कितना स्प्रिंग में हमने खींचाव किया है, ठीक है, तो ये निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर दिक्कत हो तो पूछ लेना। अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है,
सेक्शन ए है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज। इसके बाद जो इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मतलब है ई नॉट है, कितना है ई नॉट, ई नॉट कितना दिया हुआ है 48 वोल्ट पर मीटर। देन क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, यानी बी नॉट फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, जो सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा फार्मूला होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ से बी नॉट निकालना है, ई नॉट कितना है 48 डिवाइड बाई ये कितना है, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लिख सकते हो ई बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई सी। ये कितना है 3 × 10⁸, काटेंगे कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 16 पर टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻8, क्योंकि पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी। इसको ऑप्शन देखो, कोई ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ये 1.6 है, यहाँ पर 16 है, ये क्या है 1.6, हाँ इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻7। और मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है यूनिट टेस्ला होती है, तो ऑप्शन सेकंड होगा। देखो जल्दबाजी में ये ऑप्शन नहीं लगाना है, ये 1.6 है इंटू 10⁻�8, ये हमारा क्या है 16 इंटू 10⁻⁸, एक पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो एक पावर यहाँ कम हो जाएगी, ठीक है। कैसे कम करते हैं, 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पावर कम हो जाएगी और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ये होगा, ठीक है। सिंपल से ये फार्मूला में याद होना चाहिए था, और कुछ नहीं था। बाकी इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती है ई इज इक्वल टू क्या होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस लेमडा, या फिर इसको 5 भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको 5 बना दो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, यहाँ से हमारे पास ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2πf, जो फ्रिक्वेंसी दी गई है ये वो होता है। फेज डिफरेंस नहीं दिया होता तो मान लेते हैं 0। अगर हमसे इक्वेशन पूछता तो ये इक्वेशन लिख के दिखाते हैं, फिलहाल पूछा क्या गया था, ये पूछा गया था। तो इसमें रिलेशन ये याद रखनी है कि ई नॉट जो होता है वो क्या बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और स्पीड ऑफ लाइट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जब इससे कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पर ये जो फ्रिक्वेंसी दी गई है इसका यूज नहीं था, लेकिन जो इक्वेशन बनती है वहाँ पर फ्रिक्वेंसी आती है, इस वजह से दिया गया था। फिलहाल हमें ये याद होना चाहिए था, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सेकेंड होगा। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता टेलीग्राम में आइए, क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा सॉल्व कर देंगे हम, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, रिवीजन में काम आता है। बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 सेक्शन ए और 2023 का PYQ। इसमें क्या है कि हमारे पास दो मास हैं, एक मास m है, दूसरा 9m है, ठीक है। एक पॉइंट P है जो कि मास m1 से r1 दूरी पे है, और पॉइंट P जो है वो 9m मास से r2 दूरी पे है। दोनों के बीच की दूरी जो है डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल R है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट P पर कितना ग्रेविटेशनल, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। फाइंड करना है हमें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, ठीक, P पॉइंट पे। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है 0 है कहाँ पर, पॉइंट P पे, ये भी बता दिया गया। फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और पॉइंट P पे क्या 0 है, ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो फोर्स हमारे पास है 9m, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो हम मान लेते हैं ये क्या है F2 है, ठीक है, या F1 मान ले, जो भी मानना है। इसको F2 मान ले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये R2 है ना, इसलिए क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। और इसकी वजह से 9m की वजह से जो फोर्स लगेगा, देखो 9m की वजह से जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है, जबकि m की वजह से फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, F1 होगा, और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि इसने बोला है कि इस पॉइंट पे नेट
नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है। इस वजह से इस पॉइंट पे दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे, ठीक है। और वैसे भी इसकी डायरेक्शन अलग अलग है तो इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है हमारे पास, F इक्वल टू क्या होता है, जी एम डिवाइड बाई क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। जहाँ पर हमारे पास जैसे ये डिस्टेंस हम अगर x मानते हैं यहाँ पर, तो अगर ये डिस्टेंस है पॉइंट की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये पॉइंट हम यहाँ पर जो मास है उसको मान लेते हैं m1। ये फार्मूला हमारे पास होता है, इसी का यूज करना है, ठीक। तो ये हम क्या माने, यहाँ पर एक m1 पॉइंट है। जब हमारे पास जो फार्मूला लगाते हैं, अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट हमारा m1 मास है, यहाँ पर m2 मास है, इनके बीच की दूरी कितनी है, x है। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका फार्मूला ये होता है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास मास है वो m है, ठीक। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास F1 बराबर 0 होगा, F1 बराबर F2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने बोला है ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0 है। चलो, तो इसकी वजह से फोर्स जो लगेगा वो m, यहाँ पर g तो रहेगा ही, और यहाँ पर जो फोर्स हमने मास माना है वो m1 मान लिए है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारे पास r1 दी गई है, r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करोगे, जी एम कितना है, m हमारे पास 9 है, यहाँ पर 9m, और ये कितना है यहाँ पर, ये जो हमने माना ये पॉइंट, ये हमारे पास m1 है। डिवाइड करो किससे, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r2 है, क्या है, r2 का स्क्वायर, ठीक। चलो, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, g से g काट सकते हैं, m से m काट सकते हैं, और यहाँ पर m1 से m1 काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा है 1, ये r1 कितना है, r1 रखेंगे, r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा r2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, टोटल कितनी है, कैपिटल R है। तो अगर ये R1 हो गई तो ये कितने हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी कैपिटल R माइनस R1, ये लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से R1 क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले, ये कितना आ जाएगा, R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 9 R1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3R1। चलो पॉजिटिव वाली ले ले वैल्यू, बाकी वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं। R2 की जगह ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, R माइनस R1 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस वाला लेंगे 3R1। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, इस वाले को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर एक तो है और यहाँ पर 3 है, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। यहाँ से ये पता चल गया कि जो R1 निकल के आया वो कितना आया है, R/4। जब R/4 आया है तो R2 कितना आ जाएगा, R2 हमारे पास आ जाएगा R माइनस R1 कितना है, R/4, सॉल्व करेंगे 3R/4 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यू निकल आई, ठीक है, एक R2 आ गई, कितनी आ गई, 3R/4। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पोटेंशियल चाहिए हमको, तो उसके लिए फार्मूला जो होता है V इज इक्वल टू क्या होता है, Gm/r, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, Gm/r होता है। अब इसमें यूज करते हैं। चलो सबसे पहले इसकी वजह से, m1 की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा नेट निकालना हमको, तो इसकी वजह से क्या आएगा, यहाँ पर जी रहेगा m, यहाँ पर m है, ठीक है। और इसके बाद देखो इसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है, यहाँ पर माइनस भी होता है, ठीक, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। इसकी वजह से यहाँ पर निकालें, बीच की डिस्टेंस कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, R1 की वैल्यू है R/4 माइनस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का माइनस आगे फार्मूले में होता है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, G9m भाई क्या आएगा, R2 कितना है, R2 है 3R/4, सॉल्व कर लो, V नेट माइनस बाहर ले लें, GM भी बाहर ले लें, और भाई R भी बाहर ले लें।
ये वाला 4 ऊपर जाएगा तो ये 4 भी हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ माइनस लगा के 4 आगे ले लें, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। ये 3 हमारे पास नीचे रहेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 3 से इसको काट दो, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो -3 ये बचेगा। इसके बाद क्या, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस अगर हमने बाहर लिया तो सब प्लस हो जाएंगे। अगर माइनस हमने बाहर लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। वी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, -16 GM/R। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें, देखो इधर ऑप्शन नंबर 6 सेकंड है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या करना था, सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है उसके हिसाब से हमें समझना है क्या दिया गया है, और उसके बाद हमें ये फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, GM एम है, ये M1 है। यानी अगर 2 पॉइंट हमारे पास, इसमें M1 और M2 कर दे, ये M1 मान लेते हैं, ये M2 है, ये M1 है। अगर दो मास एक दूसरे से x दूरी पर रखे हैं तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये होता है। और इसके बाद अगर हमारे पास पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, -GM/R होता है, ठीक। तो उसका सब यूज करोगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि इसने बोला था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है कहाँ पर, पॉइंट पी पे। इस वजह से इन दोनों फोर्सों को हमने आपस में बराबर किया। आपस में बराबर करने के बाद रिलेशन आ गई। रिलेशन आने के बाद हमें पता चल गया कि R1 की वैल्यू R/4 है, R2 की वैल्यू 3R/4 है। फिर उसके बाद हमने फार्मूला यूज किया, आंसर आ गया, ठीक। समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन पूछना है, ठीक। बाय, टेक केयर। देखिए, ये क्वेश्चन 2023 का है, नीट फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेक्शन बी में, ठीक। इसमें देखो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ये कॉम्बिनेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास ये लेंस रखा हुआ है, इसकी जो रेडियस है R1 और R2 दोनों ही 20 सेंटीमीटर है। और इसमें जो अपवर्तनांक है वो कितना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो कितना है, N1 इज इक्वल टू 1.5 है। इसके अलावा जो यहाँ पर लिक्विड भरा गया है, उस लिक्विड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है वो कितना है, N2 इज इक्वल टू 1.6 है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम बन के तैयार हुआ है, थिन है, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल फोकल लेंथ कितनी होगी, यानी पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो वो इसमें हमें समझना होगा क्या पहले बन रहा है। हमारे पास यहाँ पर ये अलग डायग्राम देखो, ये एक तो ये डायग्राम बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है, और इसके बाद ये ऐसे बन रहा है। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये बन रहा है पहला। दूसरा कॉम्बिनेशन इन दोनों को ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए और इसको ले लिया जाए। दूसरा ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सेकंड है। इसके अलावा एक ये बन रहा है, ठीक। ये 3 डायग्राम बनना है, ये तीसरा होगा, ठीक। अब हमें देखा जाए तो ये जो पहला बन के तैयार हुआ है, ये ऐसे बन के तैयार हुआ है। पहला वाला जो बन के तैयार हुआ है वो ऐसे बन के तैयार हुआ है, ठीक। ये पहला है। दूसरा कैसे बन के तैयार हुआ, दूसरा तो हमारा सिंपल सा है, ये अवतल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस है, जिसको कॉनकेव कॉन्वेक्स कहा जाता है। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। इसके अलावा जो तीसरा बन के तैयार हुआ है, ये दूसरा है। तीसरा जो बन के तैयार हुआ वो कैसे बन के तैयार हुआ है, वो भी हमारे पास ऐसे है। 3 डायग्राम बन के तैयार होंगे। ये इसमें क्या है, ये हमारे पास प्लेन है, फिर कॉनकेव है, ये कॉनकेव है फिर प्लेन है, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स है। ये कौन सा है, पहले प्लेन, प्लेन है, फिर कॉनकेव है, कॉनकेव। ये हमारा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स। ये सेम है जो कॉनकेव, प्लेन कॉनकेव, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसके लिए क्या करोगे, इसमें जो पहला ये है, ये क्या है, इसका सरफेस ये R1 है। और प्लेन सरफेस, अभी कभी भी प्लेन मिरर हो, प्लेन दर्पण हो, प्लेन, ठीक है, प्लेन मिरर हो या प्लेन दर्पण हो, ठीक। दर्पण को क्या कहते हैं, कॉनकेव। प्लेन मिरर, दर्पण को क्या कहते हैं, मिरर ही कहते हैं, ठीक है। उसके लिए जो रेडियस होती है, रेडियस होती है वो इनफाइनाइट होती है। हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास समतल दर्पण है तो उसके लिए रेडियस इनफाइनाइट होती है। ये हमारे पास R2 हो जाएगा। इसके लिए ये कितना होगा, क्योंकि इसने बोला है कि R1 और R2 बराबर है, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, R1 है, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और ये हमारा R2 है, ये कितना है, ये भी 20 सेंटीमीटर है।
सेम बात यहाँ पर होगी, ये कितना है, ये हमारे पास R1 है, कितना है 20 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास R2 है, इनफाइनाइट है क्योंकि प्लेन। ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है, पहले के लिए जब लगाओगे तो यहाँ पर F1 निकलेगा, 1/F1 इज इक्वल टू, फार्मूला जो हमारे पास F इज इक्वल टू होता है, क्या होता है n-1, यहाँ पर होता है 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2, ये वाला फार्मूला यूज होने वाला है। ये फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं, पहले के लिए करेंगे, बस हमें ये देखना होगा कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए बात करोगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो, इसके इस तरफ पहुंच जाओ एक्सेस पे। ठीक है, अब इस सर्किल को हम पूरा करना चाहेंगे तो ऐसे पूरा होगा, इस वाली की बात कर रहा हूँ मैं इसके लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब हम इसके पोल मान लेते हैं सेंटर, यहाँ पर ये पोल मान लेते हैं, तो जब इस तरफ की डिस्टेंस लेंगे तो निगेटिव लेंगे, और इस तरफ की लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ की निगेटिव, इस तरफ की पॉजिटिव। हमेशा अगर हम पोल पे पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, अगर यहाँ से हम डिस्टेंस इस तरफ नापेंगे पॉजिटिव, और इस तरफ लेंगे तो निगेटिव। सिंपल सी बात याद रखना है कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो पॉजिटिव लेना है, अगर एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में जाना है तो निगेटिव लेना है। अब यहाँ पे चलो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, 1/F1 निकालो, 1/F1 इज इक्वल टू, यहाँ का अपर्तनांक, इसका अपर्तनांक कितना है पूरे सिस्टम का, यहाँ का अपर्तनांक कितना है 1.6 है, 1.6 है, यहाँ का कितना है 1.6 है, तो ये पूरे सिस्टम का अपर्तनांक कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। यहाँ लगाओगे 1.6, ठीक, और ब्रैकेट में जाओगे 1, यहाँ पर क्या करोगे 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट तो माइनस का, यहाँ पर देखो 1, क्योंकि हमने बोला जब हम पोल के इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अब इसको जब पूरा करोगे तो ऐसा ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस आएगा तो जितना भी तो लिख दो 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करना है तो इसको कितना सॉल्व, इतना ही सॉल्व कर लेते हैं, 1/F1 इज इक्वल टू 1/6, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 1/इनफाइनाइट जीरो होता है, यहाँ माइनस लगा दो, डिवाइड किससे करोगे 20 से, तो एक ये हो गया। दूसरा निकाल लेते हैं 1/F2, इसके लिए F2 है, और इसके लिए हमारे पास F1 है, इसका अपर्तनांक कितना है 1.5 है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर लगाओ कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1.5 -1, यहाँ पर हमारे पास R1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर R1 जब हम अगर सेंटर से जाते हैं तो इसकी डिस्टेंस अगर हम इस तरफ नापेंगे पॉजिटिव, और यहाँ से मान लेते हैं ना, पतला थिंग है, तो अभी देखो ये डिस्टेंस जो R1 है हमारे पास ऐसे जाएगी, तो R1 की वैल्यू तो हमारे पास इधर कहीं आएगी, लेकिन R2 जो है ये दूसरा जो सरफेस है, इसमें जब देखेंगे तो वो इस तरफ आएगी, जब वो इस तरफ आएगी तो निगेटिव, देखो इसको हम जब पूरा करेंगे ये वाली सरफेस को, तो हमारे पास सर्किल ऐसे बनेगा, इसका मतलब यहाँ से पोल से डिस्टेंस हमको इस तरफ नापना होगा, लेकिन जब इस वाले को पूरा करेंगे, इस वाले को सरफेस को, इसको, इसका सर्किल ऐसे बनेगा, तो इसकी डिस्टेंस हमको इस तरफ नापनी होगी, तो इस वजह से यहाँ पर R1 क्या होगा पॉजिटिव होगा, कितना है 20 सेंटीमीटर, और R2 कितना होगा निगेटिव होगा, माइनस डिवाइड बाई माइनस का 20, माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जब सॉल्व कर लाएंगे 1/F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5, ये हमारे पास गलत लिख गए, यहाँ पर कितना है क्योंकि 1.6 -1 था ना, ये कितना बचेगा 0.6 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 0.6, ठीक है, यहाँ पे 0.5 बचेगा, डिवाइड क्या हो जाएगा, दोनों में एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 पर आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 1/20 प्लस का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ जीरो लगा देते हैं, फिर उसके बाद काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे, तो पहले 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 100, ये आ जाएगा -3/100, ये हमारे पास कितना आएगा, ये कितना आएगा 1/20, मल्टीप्लाई करो 1 बचेगा। तीसरा निकाल लो ये वाला, इसका जब निकालोगे इसका 1/F3 इज इक्वल टू 1.5 -1, देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आओ, इसमें देखो, इसके लिए जो ये वाली डिस्टेंस है ये कैसे इस तरफ है, ऐसी है, इस तरफ नापेंगे, इसको जब पूरा करना होगा सर्किल को तो हमें ऐसे करना होगा पूरा। अब यहाँ पर अगर हम पोल रख लेते हैं तो इसकी इस तरफ की डिस्टेंस निगेटिव होती है, यानी R1 कितना होगा निगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा -20 होगा। अब यहाँ पर ये क्या है इनफाइनाइट है, तो -1/इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास R2 जो है इनफाइनाइट है। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये भी सेम आएगा, कितना जितना ये आया -3/100। अब हमें क्या निकालना है, टोटल फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2
प्लस 1/f3, क्योंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल फोकल लेंथ निकालनी थी। ठीक है, तो चलो अब इसका क्या आएगा 1/F। ये वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ये निकाली माइनस का 3/100। F2 कितना निकाला है, 1/F2 कितना आया है, 1/F2 आया 1/20। ये कितना आएगा माइनस का 3/100। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 100। ऊपर देखो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ये माइनस तो वही है, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 नहीं आएगा, 5 बार काटोगे, 5 को 20, 20 पंचे 100, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जब इसको 1/F इज इक्वल टू करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर कितना है, ठीक, यहाँ पास कितना आ जाएगा, यहाँ पास 100 तो नीचे आई है, यहाँ पर 6 आएगा, 6 माइनस के प्लस का 5, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 100 सेंटीमीटर। क्या आएगा, जो फोकल, जो ओवरऑल फोकल लेंथ आएगी वो माइनस का 100 सेंटीमीटर आएगा। माइनस आने का मतलब ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम हमारे पास कॉनकेव लेंस की तरीके की बिहेव करेगा। किसकी तरीके बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की वजह से। लेंस को, दर्पण को लेंस कहा जाता है। ठीक है, कैसे काम करेगा, एक कॉनकेव लेंस की तरीके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, समझ लो। एक दो ये बताया तो हमने पूरी तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए। सीधा सिंपल सा देखना था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था। ये एक एक बार में इक्वेशन बन जाती। सीधे हम यहाँ पे आते, सीधे ये इक्वेशन बना लेते दूसरी वाली, और सीधे ही तीनों को ऐड कर देना था, आंसर आ जाता। देखो अगर हमें ऑब्जेक्टिव करना है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना था, 1/F, क्योंकि हमें पता है कि जो ये है वही ये है, दोनों का साइन भी सेम होगा, सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते थे, माइनस का 2, माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाता है 3/100। फिर उसका जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास आ जाता है क्या, 1/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/100। तो ऑप्शन हमारा ये आ जाता है। ठीक है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। ये क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था, इसमें से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। ये हमारा कौन सा है, प्लेन कॉन्केव लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कौन सा है, प्लेन कॉन्केव लेंस है। ये भी देख लेना। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, उसको सॉल्व हम कर देंगे। ठीक, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन एंड, किसमें, इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रो हेनरी। इंडक्टेंस को किससे लिखा जाता है, एल से। कितना है ये, 4 माइक्रो हेनरी। माइक्रो को चेंज करने के लिए 4 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा, जब ये हमारा हेनरी में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर की है, जो धारा है वो कितनी है, 2 एम्पियर की है। पूछा क्या गया है, कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी, यू मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 Li²। बस ये वाला फार्मूला में याद होना चाहिए था, ये क्वेश्चन हो जाता है। तो यू मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू UM इज इक्वल टू 1/2, एल की वैल्यू कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁻6 है, और आई हमारे पास 2 एम्पियर की है, तो 2 का × 2, 1 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 × 10⁻⁻6 जूल आएगा। कोई ऑप्शन है, नहीं है, माइक्रो जूल में दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हो 8 माइक्रो जूल। क्या है, 8 माइक्रो जूल, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर फार्मूला याद है तो काम हो जाएगा, नहीं याद तो फिर नहीं काम होगा, तो इतना हमें दिमाग में रखना होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन पूछिए। ठीक, बाय।